अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। और इस दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। उनका ये कहना था कि आपके मौक़िल से मातहत अदलिया के बारे में बयान की तवक्को नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोवर्स होते हैं, इसको कुछ कहते सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मातहत अदलिया इलीट्स की अदलिया नहीं है, इसे अहमियत देने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा, जवाब से लगता है कि इमरान खान साहब को एहसास ही नहीं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था तो तकरीर की गई। उन्होंने ये भी कहा है इसके साथ साथ कि इस अदालत के किसी जज को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के मजीद अहम रिमार्क्स सामने आए, उसमें उन्होंने ये कहा कि मामले की संगीनी को समझना होगा और उन्होंने ये भी कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, मगर इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। इमरान खान साहब का जो जवाब था उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। कल के प्रोग्राम में हमने इस हवाले से बात की थी कि इमरान खान साहब ने जो माफ़ी मांगी है, ये उस तरह से प्रॉपर अल्फाज में माफ़ी नहीं मांगी गई है, इसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान साहब को देखने पड़ सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि इमरान खान साहब अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने से क्यों गुरेजा हैं, और अगर इमरान खान साहब ने माफ़ी ना मांगी तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से। इसके बाद मुल्क में डॉलर की कदर में जो है वो कमी वाक़ई हुई है। अब देखना यह है कि महंगाई की सताई अवाम क्या उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। लेकिन वहीं पर बिजली की कीमत में नाज़रीन इजाफा हुआ है, 4.34 रुपए फी यूनिट बिजली को महंगा कर दिया गया है। आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें हैं उसके हवाले से काफ़ी कमी नुमाया हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं देखने को मिला है। इस हवाले से बात करेंगे। अब सवाल यहाँ पर आवाम बार बार ये कर रही है कि अगर IMF के प्रोग्राम की बहाली हो चुकी है, आलमी मंडी में अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो चुकी हैं, ऑयल की प्राइसिंग कम हो चुकी है, तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस कब कम होगी। और जो ले खाती मईशत है, एक तरफ सैलाब जो नुकसान है उसको किस तरह से कैटर किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और IMF प्रोग्राम के बाद क्या महंगाई होगी या नहीं, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। चूंकि अगर हम महंगाई की शरह की बात करें तो वो 45% तक जा पहुंची है। नाज़रीन, मजीद कहां तक जाएगी, नोबडी नोज दैट। सैलाब के बाद कितना नुकसान और देखना पड़ेगा, उस पर हम सवाल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब, और हमें कुछ ही देर में शमीर रहमान साहब भी ज्वाइन करेंगे। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं, माहिर क़ानून भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे कहिएगा, कल ही प्रोग्राम में हमने बात की कि इमरान खान साहब जो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, क्लियर कट कैटेगोरिकली माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने पड़ सकते हैं, ये उनके गले में पड़ सकता है ये तमाम मामला। लेकिन आज वही बात हुई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने भी काफ़ी कंसर्न शो किया, उनके काफ़ी अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि आज ये कार्रवाई खत्म हो सकती थी, लेकिन चूंकि जवाब तसल्ली बख्श नहीं आया तो इस वजह से ये मामला अब खत्म नहीं हो सकता। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा अनवर साहब? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ेबा चौधरी साहिबा के मामले पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जानबूझकर, क्योंकि वो कहते हैं कि शायद उन्हें नहीं मालूम था कि वो जुडिशल ऑफिसर हैं, पहली बात। दूसरी बात, चले जब आदमी उन्हें पता भी चल गया तो अदालत ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी कि आप अदालत में आइए और अपना कोई सेटिस्फैक्ट्री जो है आंसर वो सबमिट कीजिए। आज जो तहरीरी जवाब इमरान खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया, अदालत ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया। वो इस वजह से दिया क्योंकि इमरान खान साहब जो उनका स्टांस था, जो उनकी गुफ्तगू थी जलसे में, शायद वो उसको अब भी दुरुस्त जानते हैं, ऑन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उनका जवाब तसल्ली बख्श होता, वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते, जो कि माजी में मिसालें मौजूद हैं और अदालत ने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा भी किया, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हेड होते हैं और उनको रिलीफ भी दिया, हमने माजी में भी देखा। लेकिन अगर कोई शख्स
अपनी बात पर बजिद हो और वो कहता हो कि मैंने ये बात जो की थी, गुफ्तगू की थी, वो दुरुस्त है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। आपने देखा साबिक उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो भी तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। और डेफिनेटली अब अगर इमरान खान साहब 7 रोज़ बाद अपना तहरीरी बयान जो उन्होंने जमा करवाना है वो अदालत ने उस पर इत्मीनान का इजहार ना किया, तो मुमकिन है कि उनको भी इसी किस्म के कुछ सख्त किस्म का फ़ैसले का सामना करना पड़े। मैं समझता हूँ कि जो उनकी लीगल टीम ने उन्हें राय दी थी उसको उस राय का एहतराम नहीं किया गया और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपनी अना को तस्कीन पहुँचाई और उन्होंने अदलिया से मुताल्लिक, मातहत अदालतों से मुताल्लिक जो गुफ्तगू की थी उसे कहा वो उसको शायद दुरुस्त जानते हैं। उनसे ये सवाल भी किया गया कि आपने तो ये भी कहा था कि मैं बड़ा ख़तरनाक आदमी हूँ, तो बड़ा मुज़ायका खेज़ आज उनका इस पर जवाब था कि एक रिपोर्टर मुझे तंग कर रहा था तो मैंने कह दिया कि मैं ख़तरनाक आदमी हूँ। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने इनकी तमाम गुफ्तगू से मुताल्लिक कहा कि आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आपकी बड़ी फॉलोइंग है, आपको जो भी बात करनी है वो सोच समझ कर करनी है। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब कहेंगे, जो कहते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं और वो फिर उसी बयानिए को लेकर आगे चलते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो उन नौजवानों को नहीं पता जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। इससे आप देखिए कि इदारों की जो तकरीम है हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। वो इसी सूरत मुमकिन होगा जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कोई ऐसा बयानिया सामने लेके आएगी कि जिससे ये साबित हो सके कि वाकई हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, वो उनके जो बयानात हैं वो उनकी सोच की अक्कासी करते हैं। तो हमें तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें अब ये सोचना होगा और समझना होगा कि हमें इस मुल्क में आइन और कानून को बाला समझना होगा। जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अपने बयान पर, अपनी गुफ्तगू पर बजिद होंगे कि मैंने ये बात दुरुस्त की है, तो फिर इदारे भी उसके मुतालिक ही उनको ट्रीट करेंगे। मैं समझता हूँ मारिया आज भी जो 7 दिन का टाइम दिया गया है, वक्त दिया गया है इमरान खान साहब को, मैं समझता हूँ कि अदालत ने खुले दिल का मुजाहरा किया और एक मौका फराहम किया है इमरान खान साहब को कि आप अपनी जो गुफ्तगू है उस पर नजरसानी कीजिए, आपका जो स्टेटमेंट अदालत में आपने जमा करवाया उस पर सोचिए। अगर इसके बाद भी इमरान खान साहब 7 रोज़ बाद भी अगर अपनी इसी स्टांस पर कायम रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे उन्हें पॉलिटिकली नुकसान होगा और अदलिया फिर मजबूर होगी उनसे सख्त फैसला करना। लेकिन आप नहीं समझते कि जिस तरह से इस वक्त इमरान खान साहब की फॉलोवरशिप है और जिस तरह से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो जो फॉलोवरशिप होती है हमेशा आपको पता है वो अंधी होती है, ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। तो इस किस्म का कोई अगर फैसला आता भी है तो वो इमरान खान साहब को जो है वो इम्पैक्ट कर सकेगा। सॉरी अनवर साहब, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शमीउर रहमान साहब ने, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार है, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर हम डिस्कस कर रहे थे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस के हवाले से समाअत हुई है। सर क्या समझते हैं आज खासकर जो अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का जवाब है सो गैर तसल्ली बख्श करार दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। इस तमाम मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? माफ़ी मांगने लेनी चाहिए इमरान खान साहब को? देखिए ये जो तौहीन अदालत के मामलात है इसके अंदर अगर आप लॉ देखें या जो जजमेंट लॉ सेटल हुआ है पिछले सालों में, वो अदालतों से अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बाद ही आमतौर पर मामला सेटल होते हैं। और आप देखें जो भी तौहीन अदालत का केस बनता है उसके तमाम वकला भी उनको कह रहे होते हैं कि आप फौरन जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने एक उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने वो समझते हैं कि उनका जो एक इमेज है वो उससे ये टार्निश होगा अगर मैं डायरेक्टली जाके माफ़ी मांग लूँ। उन्होंने पहले भी इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने इस तरह का मसला पेश आया था और इमरान खान साहब ने उस वक्त भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली हामिद खान साहब ही उनके वकील थे और उनके कहने पर फिर अल्टीमेटली वो अपोलोजाइज किया था। मुझे ये लगता है कि अगर इस केस में हम ये देखें, अगर इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती हो, तो इस बार उनको फिर कंटेस्ट भी कर सकते हैं अगर वो फैसला करें। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, अगर वो ये समझते हैं कि अभी शो कॉज नोटिस की स्टेज पर ही मैंने इस प्रोसीडिंग को ख़त्म करवाना है और इसको मैं आगे नहीं चलाना चाहता, तो फिर तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी। और आज आपने देखा कि अदालत ने यही कहा कि दोबारा आए 7 दिन के बाद। मतलब ये है, दूसरे लफ्ज़ों में कोर्ट यही कह रही है, कोर्ट ने ये कहा भी कि हम ये तवक्को करते थे कि आप आके कहेंगे हमसे गलती हो गई है, तो कोर्ट ये तवक्को करती है वो जाके कहें कि मुझसे गलती हो गई है।
और ये अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर करें। दूसरी सूरत ये है, अगर फर्ज कीजिए कि इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे अपॉलजी टेंडर नहीं करनी बल्कि मुझे इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर उसमें उनको इसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, फिर उसके बाद एविडेंस आएगी। और जिस तरह आज उनके वकील साहब ने ये भी कहा कि ये नोटिस है, मैं इस नोटिस को भी चैलेंज हम करेंगे कि हम समझते हैं कि ये नोटिस जो है ये भी दुरुस्त तौर पर नहीं दिया गया, तो फिर वो लीगल इम्प्लीकेशंस होंगी उसकी और उन लीगल ग्राउंड्स पे इसका फैसला होगा। मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनकी जो लिमिटेशंस हैं, या वो जो समझते हैं कि मैं अगर अपॉलजी कर लूँ फौरन तो मुझे पॉलिटिकली नुकसान होगा, इस वजह से वो नहीं कर रहे। अगर मेरा ख्याल है लीगल ओपिनियन सिर्फ पे जाएं, जो कि जजेस जाहिर है सिर्फ लॉ के मुताबिक चीज़ों को देख रहे होते हैं, जज का काम चीज़ों को पॉलिटिकली देखना नहीं है, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन वो थी जो लॉ की एक्सपेक्टेशन है, जो जजमेंट लॉ की एक्सपेक्टेशन है, और वो यही समझते थे कि आके ये अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर करें। तो मैं समझता हूँ इसी पर बात खत्म होगी। शमीम साहब ये बताइएगा, शायद मुश्किल हो जाएगा। शमीम साहब ये फरमाइएगा कि क्या अगर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाती और नोटिस को भी चैलेंज किया जाता है तो आप नहीं समझते कि ये इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह होगा? क्योंकि अगर आप इदारों का एहतराम करते हैं तो फिर आपको अनकंडीशनल अपॉलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आपकी आवाज़ मुझे कम आई, लेकिन जो मुझे समझ आई वो यही है कि क्या अगर वो कंटेस्ट करेंगे तो क्या मुश्किल नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ये एक मुश्किल केस इसलिए होगा कि इसके अंदर एक पेंडिंग मैटर था जो कि कोर्ट्स में पेंडिंग था, उसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं, और जो रिमार्क्स हैं उसके अंदर अगर आप जितना भी उनको ट्विस्ट कर लें, जब एक जज साहिबा का आप नाम ले लेते हैं और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि आपको शर्म इनको शर्म आनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है इसमें से निकलना और ये कहना कि ये जिस तरह आज ये बात थी कि उनके इल्म में ही नहीं था कि ये कोई ऐसी, वो समझते थे ऐसे जज साहब हैं जो एग्जेक्टिव पावर्स अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कुछ फेडरल गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव के नीचे हैं, तो मुझे लगता है ये डिफेंस चलेगा नहीं। इस डिफेंस को आगे लेकर आप किस तरह चलेंगे? एक शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, अगर वो ये कहेंगे कि मेरे इल्म में नहीं था कि ये एक अदालत है और मुझे नहीं पता था कि अदालत के बारे में ऐसे रिमार्क्स नहीं देते, या मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, ये मेरे इल्म में नहीं था, मेरा ख्याल है ये डिफेंस जो है इट वुड बी अ वेरी वीक डिफेंस। शमीम साहब आप समझते हैं डिफिकल्ट केस टू आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो आर्गूमेंट थे वो बड़े कमज़ोर थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जुडिशल ऑफिसर हैं? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि जो आज जिस तरह निहाल हाशमी साहब की, दानियाल चौधरी की, तलाल चौधरी की बात की गई, तो इस तरह की जो पोजीशन है उसका सामना इमरान खान साहब को करना पड़ सकता है? देखिए, ये इसमें अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा जो मामला है, जो पीटीआई के लोग हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं और पाकिस्तान में इनकी बड़ी फॉलोइंग है, इसलिए उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सकता, जो मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं है। जब अदालत ने अगर फर्ज कीजिए ये कंटेस्ट करने के बाद ही ये फैसला लेंगे, तो फिर ये जो आपने केसेस सारे गिनवाए हैं, शायद वो प्रेसिडेंट इसलिए नहीं समझे जाएंगे कि उन लोगों की वो पोजीशन नहीं थी जो इमरान खान साहब की। फिर इमरान खान साहब ने इसमें जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, बड़े क्लियर रिमार्क्स दिए हैं, और वो रिमार्क्स जो है वो एक ऐसी स्पीच की शक्ल में है जिसमें बेशुमार लोग वहाँ मौजूद थे और जिसको इस अंदाज से दिया गया है कि मेरा ख्याल है ये डिफेंड करना मुश्किल होगा। यही बार बार हाई कोर्ट ने कहा कि हमें, हमारी मजबूरी ये है कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं वो हमारे रास्ते में हायल होंगी, और हमें उनके मुताबिक, अगर उनके मुताबिक जाते हैं, अगर उन केसेस के मुताबिक जाते हैं जिनकी बात हुई है, जो वहाँ फरमा रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए ये एक बड़ा मुश्किल केस होगा और ये बड़ा मुश्किल होगा उनको डिफेंड करना और उनको इस केस से खुद करवाना। ठीक है शमीर रहमान साहब, इस हवाले से भी कहिएगा, कुछ हलकों में ऐसी बातें भी होती हैं कि इमरान खान साहब इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं या इमरान खान साहब वैसे दबाव में ला रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है इदारों को, ताकि क्योंकि मुख्तलिफ केसेस आगे आ रहे हैं जिसमें अगर हम बात करें इनके ऊपर दहशतगर्दी का केस चल रहा है, उसके अलावा मुख्तलिफ तोशाखाना रेफरेंसेज जो हैं उसके हवाले से भी केसेस चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि उन केसेस के इम्पैक्ट की वजह से इमरान खान साहब इस केस से माफ़ी नहीं मांग रहे, प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए, वो जो तमाम केसेस हैं जो इस केस के अलावा हैं, उनमें एक पूरा प्रोसीजर है, वो चलेगा, ट्रायल होगा, एविडेंस आएगी और उसके बाद डिफेंस एविडेंस होगी, फिर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर अपील होगी। वो बहुत लंबा मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि जब तक वो केस मैच्योर होंगे उस वक्त तक तो पता नहीं कब होंगे वो मैच्योर और कब वो प्रोसीडिंग्स होंगी।
लेकिन ये जो केस है ये बहुत अहम है। और इस केस का आप अगर आप ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं जस्ट ये प्रेशर टैक्टिक है, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं आमतौर पर जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर और बड़ा लीडर इन्वॉल्व होता है, तो वो ये एक इम्प्रेशन अपने लोगों को देना चाहते हैं कि हम फौरन जो है वो बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, हम लड़ेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे। आप ये देखिए ना, बेसिक साइकी जो कंटेम्नर है उसकी क्या होती है? क्या वो जब वो कंटेम्प्ट कर रहा हो तो उसको पता नहीं होता कि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ वो अलाउड नहीं है? मैं ये समझता हूँ वो बिल्कुल उसको पता होता है, और उसकी बिल्कुल ये माइंडसेट होता है कि वो एक रेजिलियंस, एक रेजिस्टेंस अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने वोटर्स को, अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को वो एक मैसेज रेजिलियंस का और रेजिस्टेंस का क्योंकि देना चाह रहे होते हैं। तो वो कामयाब तब होता है अगर वो अदालत में भी जाके किसी हद तक रेजिस्ट करने की कोशिश करें, और अल्टीमेटली वो अगर सरेंडर कर भी देंगे। शमीम साहब ये बताइएगा, शमीम साहब आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जो जज साहिबा ने इमरान खान साहब के साथ इंसाफ किया, उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की और उन्होंने कहा दोहरा इंसाफ का एक हैशटैग किया है। आप नहीं समझते कि इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इदारों को और शायद वो कानून की राह में रुकावट भी पैदा करते हैं? आप पॉलिटिकल इश्यूज़ में अदालतों को क्यों बीच में घसीटते हैं? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप ये देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है। ये देखिए, असल में तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये अपने आजकल आपने देखा अपने हर मामले को अदालत में लेकर चले जाते हैं। ये वोटिंग भी अदालत के कहने पे वहाँ पे होती है, और वो किस दिन इजलास होगा, कितने बजे फैसला होगा, ये इनकी सूरत हाल तो ये है। हमारी पार्लियामेंटेरियन का मुकम्मल फेलियर है कि ये बैठ के अपने मसाइल हल नहीं कर सकते और अदालत में जाते हैं। और जब अदालत में जाते हैं और उसके बाद जो रिमार्क्स हैं, मैं समझता हूँ ये भी रिमार्क्स जो हैं, इस तरह के रिमार्क्स की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, और इस स्टेज पे जब ये अभी पहली एक तारीख हुई है और जिसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई आप कोई शख्स ये कह सकता है कि वहाँ पे कोई फेवर की गई है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वहाँ पे अदालत ने वही किया जो हमेशा इन केसेस में अदलिया करती है, और अदलिया की पहली कोशिश ये होती है कि हम मैग्नेमिटी शो करें, हम एक ग्रेस शो करें। अगर वो शख्स जो कंटेम्नर है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए, अगर वो अपॉलॉजी कर दे तो फिर वो आम तौर पर अदलिया जो है, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जब भी कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई है, अगर किसी ने भी इनके सामने माफी मांग ली है, अगर किसी ने भी अपॉलोजाइज कर लिया है, तो इन्होंने हमेशा बड़ी ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस तरह भी ये प्रोसीडिंग चली है, इसके अंदर आप अगर ये कहें ये दुरुस्त नहीं है या इसमें कोई ऐसी बात थी, तो ये एक पॉलिटिकल बयान है। ये फिर वही बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वही बात मरियम ने भी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एंगल से बात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमीउर रहमान मलिक साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी कोर्ट बार, उन्होंने हमें टाइम दिया। अनवर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये तो चले मामला डिस्कस हो गया कि जब तक इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये जो मामला है उनके गले की हड्डी बन सकता है। लेकिन हमेशा इमरान खान साहब एक सवाल करते हैं, जब रिजीम चेंज की बात हुई थी कि अदालतें रात को 12 बजे खोली गई, 12 बजे के बाद भी खोली गई। आज चीफ जस्टिस आतर मिनल्ला साहब ने इसका जवाब भी दिया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए मारिया, जब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह के सवालात पब्लिकली करती है तो वो मैं समझता हूँ कि इदारों को कंफ्यूज करते हैं, इदारों को मलाइन करते हैं, इदारों की तौकीर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी भी इदारे से कोई शिकवा है, शिकायत है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, माजी में भी हमने देखे हैं कि आप उन पर बैठ के बात कर सकते हैं, आप चीफ जस्टिस से मिलकर एक बात भी कर सकते थे। लेकिन पब्लिकली इसका करने, इस तरह की गुफ्तगू करने का मतलब ये होता है कि आपने इदारों को दबाव में लाना एक तरफ होता है कि इदारों की आपने ये करना है कि उसको कंफ्यूज करना होता है कि वो इन्वॉल्व हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में। शायद मैं अल्फाज नहीं वो यूज़ कर सका कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं या किसी दबाव का शिकार हैं। एक तो इमरान खान साहब को आज वाजे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जवाब आया कि रात को अदालतें खुलने का मतलब ये था कि 12 अक्टूबर 1999 वाला वाक़या ना होता। तो ये बड़ी सीरियस बात है, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को गौर करने की ज़रूरत थी कि अगर रात को अदालतें खुली हैं तो वो भी इस पॉलिटिकल सिस्टम को महफूज करने के लिए, सेव करने के लिए अदालतें खुली हैं, ताकि 12 अक्टूबर
वाला वाकया फिर दोबारा दोहराया ना जा सकता। तो अगर देखें तो फिर ये अदालत का बहुत बड़ा फैसला था कि हमने उस खदशे की बुनियाद पर अदालतें खोली। इसलिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसे सोच समझ कर अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात से जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उसको उसी तनाजुर से देखते हैं, फिर उसी सोच को आगे लेकर बढ़ते हैं, उसी बयानिए को आगे लेकर बढ़ते हैं। आपने देखा कि जब रात को अदालतें खुलने की बात की गई तो फिर सोशल मीडिया पे कैसे तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। आज मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की है, जो उनका रिमार्क सामने आए हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े तसल्ली बख्श हैं। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें समझना चाहिए था कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया था रात को अदालत खोलने का, शायद वो जमहूरियत के लिए बेहतर था। ठीक है, और उन्होंने ये बात भी बड़ी कैटेगोरिकली की है कि ये अदालत किसी भी कमजोर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे के लिए खुली है। सो ये भी बहुत अहम रिमार्क था। ब्रेक के टाइम में नाज़रीन ब्रेक के बाद करने जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद जो मईशत है, जो इकॉनमी है, क्या वो स्टेबल हो पाएगी या महंगाई मजीद होगी? ब्रेक के बाद से बात करेंगे नाज़रीन, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद। अब चूंकि जब भी IMF का प्रोग्राम आता है उसके बाद महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया जाता है, बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की प्राइस में कमी नहीं हो रही है। इन्हें सब तमाम मामलात पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है माहिर मौशियत डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, एक तरफ IMF का प्रोग्राम है, दूसरी तरफ सैलाब आ चुका है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपेक्टेशंस ये महंगाई और भी ज़्यादा होने जा रही है। सर ये मामलात कहाँ तक जाकर पहुँचेंगे? IMF का प्रोग्राम मज़ीद कितनी महंगाई लाएगा? देखें जी, एक आफत के बाद दूसरी आफत है, इसी तरीके से मामलात चल रहे हैं। पहले आपकी जो सियासत है वो किसी करवट बैठ नहीं रही थी। अब जो मामलात बने हैं, आपने देखा दरमियान के अंदर जो है वो कॉन्स्पिरेसीज भी काफ़ी है। हम कहते हैं पॉपुलिज्म जब आता है, जब पॉपुलर अप्रोच बनती है और किसी लीडर को जो है वो इतना ऊपर कर दिया जाता है कि वो सब सरहदें पार कर जाता है, तो ऐसे ही मामलात पैदा होते हैं। तो मुल्क में इंतशार हुआ, मुल्क में इंतशार की वजह से क्या हुआ कि आपकी इकॉनमी के ऊपर वो हालात आ गए कि जहां IMF के साथ डील्स बनना शुरू हो गई। और तरीन साहब की जो है वो आपके पास वीडियोस आ गई जिसके अंदर वो नंबर 1 नंबर 2 को जो है वो हदायत कर रहे थे कि आप जो है वो लॉन्च ना करें। सो अब इसके अंदर का एजेंडा अभी खुलेगा और फोरेंसिक रिपोर्ट भी होगी और इसमें देखा जाएगा कि IMF से जो कर्जा नहीं लेना चाहिए था कि इससे इंटरनेशनल रिजल्ट्स क्या आने थे और उनको क्या मकसूद था इससे। बहरहाल इन एनी केस इसका आप सेहरा देखें कि जो आर्मी चीफ है उनका कॉल भी उधर IMF के लिए गया और वहाँ से सारे मामला देखे गए। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, अब अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब कर्ज के बगैर चलेगा और हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ सिंस फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो पाकिस्तान के पास ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई बाकी मामला थे। हमारे पास किसी तरह की भी सिर्फ एग्रीन बेस्ड यानी एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा इन्हिसार था। तो अब जो है वो अभी तक हमारे पास वो इंडस्ट्री वो चीज़ें नहीं हैं मौजूद जिसके ऊपर से हमारी प्रोडक्टिविटी हो। सो सारा इन्हिसार आपका 1.1 बिलियन पर है। तो आपको तकरीबन 887 SDR जो है वो आपको अमेरिकन ने दिए। इसकी वजह से अब आपका होगा क्या, अब आपका अरब अमारात से, बाकी जगहों के उससे और आपके बरादर इस्लामी ममालिक के साथ, कतर के साथ जो मुआहदे हुए हैं उसके अंदर जो है वो कुछ इंटरनल मामलात है, $3 बिलियन के मामलात हैं, वो सारे बेहतर होंगे और रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब आपने सैलाब की बात की, उसमें ये देख लें कि इस वक्त सप्लाई चेन सारी मुतासर हो चुकी है, डिजास्टर्स काफ़ी लंबे अरसे पे आ गया। ये बात बिल्कुल आप इसको आंख से ओझल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान मिस मैनेजेरियल स्टेट है, तो ये कंप्लीट मिस मैनेजेरियल स्टेट। ये जो IMF का प्रोग्राम है, क्या आप समझते हैं कि सैलाब की सूरत के बाद हमें रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है उनके साथ? क्योंकि देखें ना इस वक्त तो हमारे ये बड़ा अच्छा सवाल किया कैसे हम इसको करना नहीं चाहिए दोबारा उनसे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रीनिगोशिएशन के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी टेकअप कर लिया है और आपका जो लोन साइज है वो आपका बढ़ा के 6.5 बिलियन पे कर दिया। और इसके अलावा जो है उन्होंने आपको IMF ने आपको अप्रूवल दे दिया और एक्सटेंड कर दिया टिल जून 2023। और इसके अलावा मजीद नंबर आपको बता दूं कि 246.6% जो है वो आपका पाकिस्तान का कोटा बढ़ा दिया है। अच्छा, इससे साबित ये होता है कि जो सैलाब ज़दगान का जो मामला
है वो ऑफ कोर्स इससे पहले भी इमदादी फंड आ रहे थे, बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, फंड्स आएंगे भी, लेकिन इससे सबसे बड़ा मसला जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो चैरिटीज हैं वो उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब वो मैकेनिज्म नहीं होगा तो खुद बुर्द हो जाएगा। और जितना मतलब इतना आटा तो एक घर को नहीं चाहिए होगा ना, इतने लिहाफ नहीं चाहिए होंगे, इतने कंबल नहीं चाहिए होंगे, तो सब के सब एक ही तरफ चला जाते हैं। इसको कहते हैं चैनलाइजिंग चैरिटी। तो चैरिटी को चैनलाइज करने की इस टाइम पे बहुत जरूरत है। हुकूमत का मतलब ये होता है कि वो गवर्न करे और गवर्नेंस करे। तो अभी हालत जो है वो ये है कि एक तरफ तो आपके पास पैसा आया, अब पैसा अगर आपने सिर्फ इसकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर सारा वक्फ कर दिया तो बड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन होना ये है कि इसके बाद जो आपके बाकी बरादर ममालिक की तरफ से, चाइना से आपको तकरीबन 2.3 का बिलियन डॉलर, जब मैं कहता हूं कि वो सिर्फ ये नहीं है कि 1 अरब 2 अरब 3 अरब आ रहा है, 1.1 बिलियन डॉलर आया। तो इसके बाद से जो आपने जो उन्होंने एक्सटेंड किया और एक्सटेंड भी आपको 2023 तक किया, उससे क्या करना चाहिए कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक भी आपको प्रोजेक्ट्स देगा। इसी तरीके से हर तरफ से रिलीज कर दिए गए, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मैं अगेन मार्क करना चाहता हूँ, यानी ऐसी तरीके से जैसे ज़राई तरक्याती बैंक हो गए, ऐसी चीजें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जिसमें छोटे बिजनेस, छोटी तिजारतों के लिए पैसा दिया जाए। कमर्शियल बैंक्स जो है ना फौरी तौर पे पैसा देना शुरू कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक्सचेंज रेट का बैलेंस होना इतना जरूरी है। और आपने देखा डॉलर जो है 220 पर आ गया जी। अच्छा, 220 पर आने से अब जो है ना वो हालत आपकी बदलेगी, कमोडिटीज भी बेहतर होंगी, लेकिन इस्लाम से निकल। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि इकोनॉमी में हमारे मुल्क में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब सैलाब की वजह से ज़राअत तो बिल्कुल तबाह होकर रहेगी, फसलें खड़ी तबाह होगी, कपास खत्म होगी, 20 की चीज़ 280 में मिल रही है। अब जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ेगा और हमें इसको ज़राअत को दोबारा बेहतर करने के लिए, पैदावार को बेहतर करने के लिए इमीडिएटली क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे? अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दें और ज़्यादा बोरियत ना हो तो मैं आपको बताऊं कि बूंदे शम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट था। रिसेंट एक बच्चे ने बिजनेस के तौर पे इसको यूज़ किया कि जो सैलाबी पानी आ रहा है इसको फिल्टर करके साफ करके पीने के काबिल बना दिया। ठीक, इसी तरीके से उसने सोलर जनरेटिंग प्लांट लगा दिया। तो ये वो काम है जो करने के हैं, लेकिन इसके लिए सरमाया की जरूरत है। इसके लिए वो सरमाया मांग रहा है, और जो यहाँ से आपकी चैरिटी जा रही है जो किधर नहीं जा रही और कहीं किसी को नहीं मिलेगी ना। बलूचिस्तान का जो नुकसान हुआ है आपने देखा होगा, तकरीबन 786 किलोमीटर तक जो उनकी रोड जाया हुई। आपने देखा होगा कि पूरे घर, पहले भी मिट्टी के घर थे और मिट्टी के घर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें कि PSDF फंड जो है, ये जो तरीन साहब की ऑडियो लीक हुई है, कि मैक्सिमम ये भी मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को ये आइडिया ही नहीं हो रहा कि ये लीक हुई कैसे और इसको वो इजी क्यों ले रहे हैं। वो सिंपल ये बता रहे हैं कि जब बजट दिया जाता है PSDF का, जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस और सूबों को दिया जाता है, सूबों का एक पैसा होता है। सूबों का जब बजट खत्म हो जाता है, यानी जब उतना यूज कर लेता है, तो जो ऊपर का बजट होता है वो वापस कर देते हैं फेडरल को। मुझे ये बताइए, तो क्या KPK को भी उन्होंने हदायत की कि ना दें और पंजाब को। लेकिन इस ऑडियो लीक, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इस ऑडियो लीक की इन्वेस्टिगेशन का आगाज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर ये बैरूनी मालिक में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता तो आपको पता है वहाँ पर इसको कैसे ट्रीट किया जाता। दे दिया उन्होंने, उनके कोई रिजल्ट्स आए उनका? उन्होंने कहा आप तो आप एक बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं, आप प्रोग्राम मुज़म्मिल असलम साहब थे, वो ये फरमा रहे थे कि जो भी आपने कहा ना कि जितना फंड यूज होता है उसके बाद जो बचता है वो वापस दे दिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं फंड ही इतना कम है और मांग पैसा ज्यादा लिया गया। तो ये किस तरह से, जिस तरह आपने बात की ना, वो देखें वो हैं एक तहरीक, वो पार्टी के साथ और वैसे भी गलत नंबर बताने में उनका काफ़ी नाम है, और गलत नंबर जो है वो आपको मईशत बताने देती नहीं है। होता ये है कि एक निगोशिएशन है, एक टर्म है, टर्म ऑफ रेफरेंस है, TOR के तहत आपको वो फंड वापस करने ही होते हैं, फिर वो दोबारा रीबजटेड होता है। आपने IMF से नहीं लेना, आपने सुना होगा टर्म, उसकी अगेंस्ट रकम मिलेगी कि जितना मैं रकम बताऊंगा मेरे रिजर्व में उतनी मैं वापस करके दिखाऊंगा। तो ये कौन सी मुज़म्मिल हसन साहब ने बात बताई? जब 27 अरब रुपए के ऊपर हम पहुंचे हुए थे तो हमारे डॉलर पर थे, तो अब हम किधर आ गए? 13 अरब रुपए के फॉरेन एक्सचेंज पर हैं, और स्टेट बैंक के अंदर जो है वो हम 7.2 पर पहुंच गए। ये तो कितनी बुरी बात है, अब कितना बड़ा हाथ करके जाने लगे। पाकिस्तान, आपके पास ताकत नहीं है
तो कोई बात नहीं, अगर आपकी हुकूमत तो आप कायम है, और अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो जाने वाले के लिए आप खड्डा खोद के जाएंगे। ये तो ये जो आपने एंड वाली बात की, यहीं से मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगी कि ये अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, तरह के प्रोग्राम को अगर पहले रोका गया तो उनके लिए कितना नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर में। ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर मुआशरा डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपने प्रोग्राम को टाइम दिया हुआ है। सर कहिएगा, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात की कि ये तमाम जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ख़ासकर जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इससे वो जो अभी हुकूमत है या आगे वाली आने वाली हुकूमत है उसके लिए गड़ा खोद के जा रहे हैं। आप नहीं समझते कल को अगर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा? ये बिल्कुल मैं समझता, क्या ये रोज़ो रोशन की तरह आपके सामने आ चुका है। दिस इज़ कंप्लीट लाइटनिंग थिंग फॉर एवरीवन। देखिए, जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आपने ट्रांजिशन नहीं देना, आपने ट्रांजिशन देना है, अगली आने वाली हुकूमत को सहारा देना है, उसके अच्छे प्रोजेक्ट्स को आगे चलाना है। तो इन्होंने क्या किया, जो शौकत तरीन साहब की वीडियो में, उसको समझने की कोशिश करें कि PSDA फंड जो होता है वो जैसे पंजाब का सबसे बड़ा साइज़ है, 57.1% जो है वो बजट मिलता है। इसी तरीके से KP का जो बजट है वो 16 कुछ है। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो बलूचिस्तान है वो तकरीबन 9.03 समथिंग इतना, और सिंध को बजट मिलता है 24 समथिंग। तो बनाया भी फेडरल यूनिट जो NFC अवार्ड था वो इन्होंने बनाया था। अब इतनी बड़ी गेम ये खेल रहे हैं कि अब पंजाब और KPK की सतह के ऊपर नंबर 2 से इंटरनल मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है तो आप मुलाकात कर क्यों रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, कि थोड़े अरसे के लिए रोक लो, पैसा रोक लो, कि तुम लोग मत दो वापस। इससे क्या होगा कि IMF की शराइत में से शर्त ये थी कि आपने जो NFC के तहत है वो सूबों से सबसे पैसा वापस ले लिया, अब हमें टोटल एक्यूमुलेटिव कर और आसान कर देते हैं कि बजट जो आपके सामने है वो सामने रख दो कि टोटल अब आपका रिजर्व कितना है। हम 27 अरब रुपए के ऊपर थे, हम लिक्विड हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो 13.58 पर आ गया। तो इसको बढ़ाना चाहिए था हमें दिखाने के लिए, इसके अगेंस्ट हमें जो है वो रकम और मिल जानी थी। लेकिन वो अलग बात है कि ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और आपका मामला बेहतर हो गया। और IMF के साथ जो मुसलसल इन्हीं के दौर में इस 3.5 साल के अरसे के अंदर भी एक रिफ्ट डलती रही, वो और तरह से नेगोशिएट करते रहे, ये ब्लैकमेल होते रहे और ये ब्लैकमेल करते रहे। तरीन साहब का जो ये ऑडियो लीक होना, इससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बता दूं कि खान साहब ने जाते वक्त एक काम ये भी किया था कि पेट्रोलियम लेवी के अंदर से सब्सिडी देकर गए थे, जिस टाइम पे जरूरत नहीं थी सब्सिडी देने की, इन्होंने एक्स्ट्रा बिजली सस्ती कर दी। उसका क्या हुआ, फ्लो बैक यकदम। डॉक्टर साहब इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, अदालत से रिव्यू क्यों नहीं करते? ये अदालत से अब आपने देख लिया कि मैं तो बहुत ज्यादा कन्विंस हो गया हूँ अदालत से। आज का रिजल्ट भी ये है कि अगर पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर जो है वो आपके फैसले होने कि आप पॉपुलर बहुत ज्यादा हैं तो हम आपको रिलीफ दे देते हैं। अब फिर अब महंगाई कितनी और मजीद बढ़नी है, रुपए की कदर में मजीद कमी हो रही है, तो डॉलर भी वैसे IMF की प्रोग्राम की बहाली के बाद कम हुआ है, लेकिन कहीं और मजीद कम होगा, डॉलर और कम होगा। आपके जो और ममालिक हैं उनसे पैसा आने वाला है। एक्सचेंज रेट के अंदर जो चीज़ें जो होनी है वो प्री कंडीशंस में आपको बता दूं। एक तो टैक्स जो है वो ज़्यादा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनको थोड़ा क्योंकि तय है सितंबर तक 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाएंगे, ये मजबूरी। बढ़ाएंगे फिर कम होगा, रिवर्स लगेगा लेकिन रिवर्स किधर जाएगी? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, लोग तो 6 रुपए बढ़ा, बिजली के बिल पे आपको पता है मोटरवे ब्लॉक कर दी, इतना ज्यादा हंगामा बर्पा किया हुआ है, आप पेट्रोल फिर महंगा कर देंगे, अवाम कहाँ जाएंगे? आप ये फैसला नहीं ना होने दे रहे, जिसमें फैसला हो जाएगा कि अगर वहाँ पे डोनर एजेंसीज बात कर रही हैं, आप वो कह रहे हैं कि आप फैसला कर लें कि अगले 5 साल किसके हैं, तो अगले 5 साल में फैसला होगा ना कि आपके पास तो बलूचिस्तान भी है, आपके पास तो ईरान भी है, आप ईरान और पाकिस्तान बलूचिस्तान की यानी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर कर लें तो वहाँ तो ऑयल है, आप जो स्मगल्ड ऑयल ले रहे हैं वो ना लें। आप उसके ऊपर टैरिटी बनाए जो जरदारी साहब ने बनाई थी और उस पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और
ईरान। तो जब ये काम हो रहा था, फिर गैस पाइपलाइन के ऊपर बात करते हैं, पीटीआई ने आप लोगों को इतना बड़ा चमचा लगा के चले गए। उन्होंने कहा कि हम तो वो करने गए थे, रशिया के साथ इतना बड़ा साइन टेरिटरी तय हो गई थी। गैस गई उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान। तो कौन से वाले साहब उनके हमारे आराम से उनको ट्रांजिट लेके देनी थी कि और बड़े आराम से गैस पाइपलाइन आ जाए। पॉइंट टेकन। और मारिया, मैं एक डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, बड़ी फ्रूटफुल थी, लेकिन वक्त कम था। वक्त कम था, मैं यही चाहती थी, लेकिन कोई गुड न्यूज नहीं दी है डॉक्टर साहब ने। महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी। सैलाब के मामलात के ऊपर मैंने आपको बताया, सैलाब के मामलात हो जाए, सप्लाई चेन जो कमोडिटी प्राइस है ये थोड़ी सी गड़बड़ में जाएंगी, लेकिन हुकूमत अच्छा फैसला ये कर रही है, जहां से अच्छी सस्ती सब्जियां मिल रही हैं वहां से मंगवाने वाली। ठीक है जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त है, इंशाल्लाह फिर उस पर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।